हेलो स्टूडेंट्स। मेरे पीछे जो आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये है नजारा मेडिटेरेनियन सी का। और ये कुछ लोग आप देख पा रहे हैं, ये इलीगली माइग्रेट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। कुछ लोग देख रहे हैं आप कि छोटे बच्चों को भी माइग्रेट करा रहे हैं, और यहां पे छोटे बच्चे, बड़े लोग यहां पे माइग्रेट करने को मजबूर है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों आज यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं, और उसमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो इलीगली इन कंट्रीज के अंदर में एंटर कर रहे हैं। चाहे फिर वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, ग्रीस हो, ये सारी की सारी कंट्रीज के अंदर में, बेल्जियम, इन सब कंट्रीज के अंदर में इनफ्लो बढ़ता जा रहा है, इमाइग्रेंट बढ़ते जा रहे हैं और लोग आते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कारण है आसपास की कंट्रीज, स्पेशली मिडल ईस्ट और हमारी जो सहारन कंट्रीज है उसमें क्राइसिस। ये क्राइसिस इस लेवल तक बढ़ चुका है कि 2015 में स्टार्ट हुआ ये क्राइसिस, स्पेशली जो अरब क्राइसिस है, अफ्रीकन क्राइसिस है, वो आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब ये फिर से सुर्खियों में है। रीजन है कि अब यहां पे जो यूरोपियन कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं, अब ये इस चीज को अपोज करना स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली लाजमी है कि कोई भी कंट्री के अंदर में अगर कोई इलीगली एंटर करेगा और गवर्नमेंट को रिसोर्सेज को शेयर करना पड़े, तो आपके हक या फिर आपके हिस्से का जो रिसोर्स है अगर किसी और को मिल जाए, तो आपको भी शायद ऐसे ही परेशानी होगी। तो यहां पे नेशनलिस्ट की भावना इन लोगों के अंदर में जाग चुकी है। यहां पे लोग अब इन लोगों को अपोज करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों की भी अब यहां पे किसकी गलती यहां पे बताई जाए? क्योंकि ये कंट्री भी अपनी जो क्राइसिस है उसकी वजह से, ये लोग भी अपने क्राइसिस की वजह से यहां पे आने को मजबूर हो गए हैं। आखिर कौन कौन सी कंट्री से यहां पे लोग आ रहे हैं, क्या क्या इसके मेन रीजन है, क्या रेफरकेशंस हो सकते हैं, और क्या यूरोपियन कंट्रीज में कोई ऐसी पॉलिसी है जहां पे इमाइग्रेंट्स को अलाउ किया जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतना इलीगल माइग्रेंट, जैसा कि हमारी दूसरी कंट्रीज में देखने को मिलता था, आज में यूरोपियन कंट्रीज में देखने को क्यों मिल रहा है, और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यूरोपियन माइग्रेशन क्राइसिस यहां पे अभी जनरेट हो गया है, जिसमें यहां के लोग जो है अब अपोज करना यहां पे स्टार्ट कर दिया है। अगर हम बात करें तो इसके पीछे जो सबसे पहला रीजन हमें बताया जा रहा है वो है यहां पे 2015 के बाद में जो स्पेशली जो सीरियन क्राइसिस है, सीरिया के ऊपर 4-5 अलग अलग जगह से जो अटैक होता है, वहां पे रशिया भी इन्वॉल्व होता है, यूएसए भी इन्वॉल्व होता है, मिडल ईस्ट कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व होती है। खुद वहां के रिबेलियन ग्रुप्स यहां पे जो सीरियन जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। इराक ईरान का वॉर आप जानते ही हैं, कई साल से 1980s में ये स्टार्ट हुआ वॉर, आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। स्पेशली 1979 के बाद में ये वॉर और ज्यादा एग्रावेट हुआ, और आज ये कंडीशन है कि यहां के लोग यहां से अपनी कंट्री को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अफगानिस्तान का पूरा आप तालिबान और ये सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। ये एक बहुत बड़े कारण है जिसकी वजह से यहां पे जो एक ऐसी कंट्री है, ये जो या फिर एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, जो एक तरीके से अतिथि देवो भव जैसा कॉन्सेप्ट रखता था और बाहर से आने वाले माइग्रेंट्स को एक संभाल के रखता था और उनको अलाउ करता था, वही अब इसको अपोज भी करना स्टार्ट कर दिया है। डेफिनेटली उन लोगों को अभी खुद प्रॉब्लम अभी फेस करनी पड़ रही। यहां पे सीरियन का अगर हम सिविल वॉर और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात करें, तो यहां पे लगभग 1 मिलियन से ज्यादा लोग एक साल के अंदर में यूरोप में एंटर कर गए, और ज्यादातर इलीगली मेडिटेरेनियन सी के थ्रू एंटर किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हजारों लोगों की यहां पे जान गई है। इतना बड़ा मेडिटेरेनियन सी को जब क्रॉस करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी परेशानी आती हैं, और हजारों लोगों की इस रास्ते के अंदर में, इस मेडिटेरेनियन सी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। आपको याद होगा 2015 का वो आइलान कर्दी वाला जो आपका केस था, जिसमें एक 2 से 3 साल के बच्चे का यानी वो डेथ हो गई थी पानी में डूबने की वजह से। उसके और भी लोग थे, छोटे छोटे बच्चों की पानी में डूबने की वजह से मौत हुई, और ये एक बहुत बड़ा भयानक एक तरीके से दृश्य था उस टाइम पे 2015 में। और वो क्राइसिस आज भी कंटिन्यू है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
यहाँ पे अगर हम बात करें, ज्यादा बहुत सारे इसमें बच्चे होते हैं जो कि अब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कई बार इलीगली इस तरीके यहाँ दूसरी कंट्री में भेज देते हैं। कई बार वो खुद भी उसमें नहीं जाते हैं और इन बच्चों को भेज देते हैं ताकि उनका तो एटलीस्ट फ्यूचर जो है सिक्योर हो सके और वो तो कम से कम सिक्योर और सेफ फील करें। यहाँ पे यूरोपियन सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं एंशिएंट टाइम से ही एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन पॉइंट रहा है, जहां पे बाहर से कंट्रीज से दो लोग आते हैं जॉब की सर्च में, सेफ्टी की सर्च में, सिक्योरिटी की सर्च में। लेकिन इस बार जो हमें 2015 से लेकर 2025 तक का नजारा दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ ज्यादा ही यहां पे इन्फ्लक्स हो गया है और ये प्रॉब्लम यहां पे माइग्रेशन क्राइसिस के फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है। इस फोटो पे गौर दीजिएगा, एक छोटा बच्चा यानी आप समुद्र के थ्रू इसे पार करने पे मजबूर है और यहां पे ये छोटे बच्चे, बड़े लोग अपनी जॉब्स के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए दूसरी कंट्री में जाने को मजबूर हो गए। यहां तक ही नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। अब यहां पे जो माइग्रेशन है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, यहां पे सेफ्टी के लिए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण हमें आज दिखाई दे रहा है वो है क्राइसिस जो हमारे आसपास वाली कंट्रीज में दिख रहा है। चाहे वो अरब स्प्रिंग हो 2010 से लेकर 2012 वाली, चाहे वो वॉर हो सुदान, साउथ सुदान का वॉर हो, उनका सेपरेशन हो, चाहे हम सोमालियन सिविल वॉर की बात करें जो 2009 से अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, या फिर जो ईरान इराक के वॉर है, सीरिया का वॉर है, अभी पैलेस्तीन, और अगर हम बात करें तो इजराइल का जो वॉर चल रहा है। यहां पे अगर हम अफगानिस्तान वॉर की बात करें, सीरियन सिविल वॉर चल रहा है जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। ये बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से यहां के लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि यहां की गवर्नमेंट को अब इस वॉर से लड़ेगी या फिर वो इन लोगों को बचाएगी। डेफिनेटली गवर्नमेंट का फोकस अब इन लोगों से नहीं है, इन लोगों के ऊपर नहीं है, तो ये लोग मजबूर हो गए हैं। जिस तरीके से म्यांमार से, वहां से जो रकाइन रीजन से रोहिंग्यास एंटर किया था बांग्लादेश में, बिल्कुल कुछ वैसा ही नजारा आज हमें दिखाई दे रहा है। कभी कभी हमें मैक्सिको से कुछ लोग यूएसए में जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्राइसिस जो है पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो क्राइसिस अभी फिलहाल के लिए हमें दिखाई दे रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज में इनडायरेक्टली, और या फिर बोल सकते हैं आप कि इलीगली एंटर करने का प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्रीज से यूरोपियन कंट्रीज में लोग पहुंचे हैं, तो यहां पे सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है सीरिया से लोग बहुत ज्यादा पहुंचे हैं, कोसोवो से मिले हैं, यहां पे अफगानिस्तान से बहुत लोग, अल्बानिया से, इराक से, रशिया से, सोमालिया से, यूक्रेन रशिया का वॉर आप जानते हैं। और ज्यादातर देखेंगे आप ये वो कंट्रीज हैं जो किसी ना किसी लॉन्ग टर्म वॉर से परेशान है, कॉन्फ्लिक्ट से परेशान है, सिविल वॉर से परेशान है, और उसी की वजह से ये लोग दूसरी कंट्री में एंटर कर जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सिविल वॉर और इन सब के चलते सीरिया से सबसे ज्यादा लोग यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप सारे देख पा रहे हैं कि इन पर्टिकुलर कंट्रीज में अगर हम यहां पे बात करें तो बहुत सारे लोग इन्फ्लक्स किए हैं। कुछ यहां से एंटर किए हैं जो हमारे इजराइल और ये वाली रीजन है, कुछ यहां से अफ्रीकन कंट्रीज से यहां पे एंटर किए हैं, और कुछ हमारे जो ग्रीस और उस वाले रीजन से यहां पे अंदर एंटर किए हैं। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से डिमांड कर रहे हैं असाइलम की, रिफ्यूजी कैंप्स की, और ये असाइलम और रिफ्यूजी कैंप्स बनाने के लिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको जो रिसोर्सेज इकट्ठा करने पड़ रहे हैं, तो वहां के जो रहने वाले सिटीजन है वो उसको अपोज कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट इन लोगों को क्यों सपोर्ट कर रही है। अगर हम बात करें तो यहां पे यूरोपियन नेशन इनिशियली तो उन्होंने वेलकम किया था कि अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो हम आपको वेलकम करते हैं, आप यहां पे आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक लेवल से यानी पानी जब सर से ऊपर निकल जाए तो डेफिनेटली लोग अपोज करना स्टार्ट ही कर देते हैं। तो यूरोपियन नेशन जो इनिशियली उन्होंने वेलकम किया था, लेकिन धीरे धीरे रिसोर्स एलोकेशन और यहां पे पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के अंदर में धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगी। इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ने बड़ा लगा, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात आ गई। जब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात आ गई, क्योंकि यहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, जॉब फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली वहां के लोगों के अंदर में, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो यहाँ के लोगों की नेशनलिटी की भावना और ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे ही यहाँ पे नेशनलिस्ट की भावनाएं बढ़ रही हैं। प्लस में दूसरों लोगों से उनके जो घृणा है वो बढ़ती जा रही है, यानी जीनोफोबिक हो गए हैं, सेंटिमेंटल वहां पे लोग जो वहां के ओरिजिन है, यूरोपियन यूनियंस के ओरिजिन वाले लोग डेफिनेटली इन लोगों को अपोज करेंगे ही।
Humanitarian toll has been profound with thousands of people drawn down in the water. मेडिटेरेनियन में डूब के उनकी डेथ हो गई है और ये एक बहुत बड़ा, आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोग मजबूर हो गए हैं कि पूरे मेडिटेरेनियन इतना बड़ा सी को क्रॉस करना, और वो भी कोई बड़ी बोट या फिर ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है। नॉर्मल बोट में लोग पूरा भर भर के उस तरफ में यानी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बात करें तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा यूरोप के ऊपर में, तो सबसे पहली बात है यूरोपियन गवर्नमेंट फेस फाइनेंशियल जो यहां पे स्ट्रेन्स यहां पे स्टार्ट हो गए हैं। सोशल सर्विसेज और लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो यहां के लोग इसको अपोज कर रहे हैं। जीडीपी, लॉन्ग टर्म जीडीपी के लिए हो सकता है कि यह सही हो, क्योंकि लेबर आपको मिल जाती है, आपको स्किल्ड लेबर भी मिल सकते हैं, नॉन स्किल्ड लेबर भी मिल सकती है, जिसके लिए यूरोपियन यूनियन कंट्रीज पहले से बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन उनके लिए एक राहत का काम हो सकता है यहां पे कि ये लोग जो है, हो सकता है कि यहां पे एक लेबर या फिर हमें जो स्किल्ड लेबर यहां पे मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ यहां पे शॉर्ट टर्म का तो यहां पे लॉस यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होने का चांसेस है। इकोनॉमिस्ट यहां पे उनको लगता है कि यहां पे प्रॉब्लम जनरेट होगी, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि यहां पे कुछ इनको पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पे देखने को मिले। बट वो पॉजिटिव इंपैक्ट जो होगा, जो शॉर्ट टर्म है, उससे कहीं ज्यादा यानी एक तरीके से शॉर्ट टर्म पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही अगर आपको लॉस हो गया तो लॉन्ग टर्म के लिए आप ज्यादा सोच नहीं सकते हैं। बहुत सारे माइग्रेंट्स अपनी लाइफ को जोखिम में डालते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इस पूरे मेडिटेरेनियन को क्रॉस करते हुए गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया, 3 साल के एक बच्चे आयलान कुर्दी की जब डेथ हुई थी, पूरे वर्ल्ड में ये स्प्रेड हो गया था कि क्या इतनी मजबूरी हो गई कि छोटे छोटे बच्चे अब डूब के उनकी डेथ होगी। और इसी के साथ में एक रिफ्यूजी गर्ल भी थी, एंजेला मार्केल, वहां से आप बोलेंगे तो पूरा ग्लोबल अटेंशन यहां पे मिला अब। लेकिन अभी भी इतनी बड़ी कोई राहत की बात नहीं है, अभी भी लोग यहां पे मजबूर हैं, यहां पे इन कंट्रीज से मजबूर हैं कि ये यूरोपियन कंट्रीज में एंटर कर रहे हैं। जैसा पे आप देख पा रहे हैं, छोटी से छोटी बोट में बड़े ज्यादा लोग इसमें यहां पे माइग्रेट कर रहे हैं। तो 6 डेड 40 मिसिंग एज माइग्रेंट बोट कैप्साइजेस नियर इटली लैम्पेडूसा। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग डूब भी रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। लगभग 31,500 लोग से ज्यादा जो है इसके अंदर में डेथ हो गई है। आप सोचिए, अकॉर्डिंग टू अल जजीरा ये जो न्यूज है, 31,500 पीपल हैव डाइड, 31,500 पीपल हैव डाइड और गॉन मिसिंग इन द मेडिटेरेनियन सिंस 2014। यानी इतने सारे लोग, कई हजार लोग। ये डेटा वो हैं जो इनके पास प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ डेटा होंगे जो इनके पास कोई भी जो प्रॉपर डेटा नहीं है। तो अगर इनकी वैल्यू देखी जाए तो हो सकता है 50-60 हजार से ज्यादा लोग सिर्फ डूबने से मरे हैं 2014 से अभी तक। और मेडिटेरेनियन रीजन में अब मेनली यहां पे अगर हम बात करें तो इलीगल माइग्रेंट्स, fear of non-assimilation and growing ethnic minorities spark debates across the European। डेफिनेटली बाहर के लोग जब जाएंगे तो डेफिनेटली वो माइनॉरिटी में होंगे, तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का भी कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। यहां पे हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में स्टार्ट हो जाए। सम नेशन वर रिलक्टेंट और रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द EU रीसेटलमेंट प्लान। कुछ लोग ने साफ मना कर दिया कि हम इन लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, चाहे इनकी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। कुछ ही कंट्री ने 2017 तक यहां पे बहुत अच्छे प्लान बनाए थे कि हम लोगों को अलाउ करेंगे, लेकिन सारी कंट्रीज ऐसा नहीं कर रही हैं। फ्रांस की अगर हम बात करें, इन फ्रांस एंड एल्सवेयर इन यूरोप फार राइट फीड ऑन एंटी माइग्रेंट सेंटीमेंट्स। अब यहां पे 2 व्यूज आते हैं, एक है हमारे पास हार्ड राइट और एक है हमारे पास फार राइट। तो अगर हम हार्ड राइट की बात करते हैं, हार्ड राइट वो लोग हैं जो एक तरीके से कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी को पूरा अपोज तो नहीं कर रहे, लेकिन पूरा फेवर भी नहीं कर रहे। वहीं पे फार राइट वो लोग हैं जो पूरी तरीके से अपोज करते हैं, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन वाली बात। यानी जहां यहां पे जो हार्ड राइट लोग हैं वो इन लोगों को मना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलाउ भी नहीं कर रहे हैं। और इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं, फार राइट जो ग्रुप है, जो इन लोगों को पूरी की तरीके से अपोज कर रहा है कि ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो डेफिनेटली यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के अंदर में फार राइट और हार्ड राइट
दोनों ही ग्रुप जो है इन लोगों को कहीं ना कहीं अपोज भी कर रहे हैं। Rise in nationalism and anti-immigration rhetoric in many countries, the crisis influenced major political event like the Brexit. तो जो ब्राजील एग्जिट ये जो मुहिम चली थी, तो इसके अंदर में भी कुछ ना कुछ इसी का एक बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिल रहा है। रिफ्यूजी गो होम, अपने घर जाओ, जिस तरीके से हमने ब्रिटिशर्स को बोला था, इस तरीके से हम माइग्रेंट्स को बोलते हैं, इसी तरीके से ये भी बोल रहे हैं कि रिफ्यूजीज जो भी दूसरी कंट्रीज से, ये 8-10 कंट्रीज से आ रहे हैं, प्लीज गो बैक होम, हमें प्रॉब्लम हो रही है। यहां पे अगर हम बात करें, जैसा मैंने बताया आपको, हार्ड राइट जो है, फोर्सेस आर गेनिंग ग्राउंड अहेड ऑफ द नेक्स्ट मंथ यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बार ये दोबारा से न्यूज में इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ यहां पे यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन होने वाले हैं और एक मुद्दा बनेगा यहां पे इलेक्शन का, और जो इन लोगों के फेवर में बात करेगा, यूरोपियन यूनियन के फेवर में बात करेगा, पलड़ा उस तरफ भारी हो सकता है, बायसनेस उस तरफ हो सकती है, तो डेफिनेटली उसको पॉलिटिकल गेन भी यहां पे हो सकता है। यानी कि जिस तरीके से इंडिया या दूसरी कंट्रीज में होता है, पॉलिटिकल गेन की वजह से भी कई बार इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही मुद्दा यहां पे भी देखने को मिल रहा है। अब देखा यह जाएगा कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है, जो 27 के आसपास हैं, ये जो कंट्रीज हैं, ये किसको फेवर करती हैं? क्या ये रिफ्यूजी के फेवर में होंगी, या फिर ये वहां के सिटीजन के बारे में सोच के इन लोगों को जबरदस्ती इन एरिया से बाहर कर देंगे? अगर हम बात करें माइग्रेंट्स एट द गेट, यूरोपियन ट्राइज टू कर्ब undocumented migration. European Union has responded to unwanted arrival with ever stricter security. उन्होंने बोला है कि ऐसे कोई इलीगल अगर एंटर करेगा तो पहले हमने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाए थे, लेकिन इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। अगर आप ऐसे इलीगली माइग्रेट करते हुए, एंटर करते हुए पाए गए, तो ज्यादा से ज्यादा या बड़े से बड़े स्टेप्स आपके अगेंस्ट लिए जाएंगे। बट क्या ये पूरा हो पा रहा है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपोजिशन बोल रही है कि यूरोपियन यूनियन जो फेल है इसमें, यानी इलीगल माइग्रेंट एंटर करते जा रहे हैं और फिर भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है कुछ नहीं कर पा रही हैं। ऐसा एक आज के टाइम पे एक नजारा जो है हमें बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिल रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, रिबेलियन ग्रुप्स है, उसके पीछे लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वॉर लाइक सिचुएशंस है, सिविल वॉर सिचुएशंस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो गए हैं दूसरी कंट्रीज में एंटर करने के, और जब वो दूसरी कंट्री में एंटर करते हैं तो वहां भी सिमिलर सिचुएशंस जनरेट कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को, जो लोग मजबूरी में इन कंट्रीज के अंदर में एंटर किया है, क्या इन लोगों को अलाउ करना चाहिए या फिर इन लोगों को वापस अपनी कंट्री में जबरदस्ती भेज देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और भी अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।